बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने बात करूंगा बांग्लादेश में जो उठापटक हुई है उसके बारे में और उस के कारण हमारे भारत देश पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके विषय में आज आपसे बात करूंगा। आप सबने देखा होगा कि कल 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश से निर्वासित होकर भारत आ चुकी हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और वहाँ पर वर्तमान में शासन को वहाँ की सेना ने अपने अधीन कर लिया है। हालांकि सेना प्रमुख ने ये घोषणा की है कि आने वाले समय में हम वहाँ एक राष्ट्रीय सरकार का गठन करेंगे और उस राष्ट्रीय सरकार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव होगा और फिर से वहाँ लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। आने वाले समय में बांग्लादेश में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आने वाला समय हम सबको बताएगा। परंतु आज हम बात करेंगे कि आखिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ा और आखिर उन्हें अपना देश छोड़ के क्यों आना पड़ा। आप सब लोगों ने टीवी पर, समाचार पत्रों में आप सब ने आज पढ़ा होगा और देखा होगा कि किस तरह वहाँ की देश की जनता प्रधानमंत्री के निवास में घुस गई और वहाँ किस तरह की तोड़फोड़ की, किस तरह से लूटपाट हुई, यहाँ तक कि वहाँ रखा हुआ खाना किस तरह से लोग वहाँ खा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे उन लोगों को बरसों से कोई खाना खाने ना मिला। वहाँ रखी कीमती चीज़ों को किस तरह से लूट कर वो लोग ले जा रहे थे, ये दृश्य सब आप लोगों ने टीवी पर देखे होंगे। वहाँ की जनता पार्लियामेंट में भी घुस गई, पार्लियामेंट पे भी कब्जा कर लिया और पुलिस और सेना वहाँ असहाय की स्थिति में दिखाई दे रही थी। इसलिए शेख हसीना का वहाँ से भागना उचित ही था, क्योंकि अगर शेख हसीना को अगर सुरक्षा नहीं मिलती तो शायद उनकी वहाँ हत्या भी हो सकती थी। आखिर इसका क्या कारण है कि इतना ज़बरदस्त आक्रोश आज बांग्लादेश में हमें देखने को मिल रहा है। इसके पीछे एक जो आरक्षण के खिलाफ वहाँ चल रहा आंदोलन है, हमें इस आंदोलन को समझना होगा। देश में बांग्लादेश की जो आरक्षण की जो स्थिति है, वहाँ लगभग 56% लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है और जिसमें 30% आरक्षण केवल मुक्ति वाहिनी के लोगों को मिलता है। ये मुक्ति वाहिनी क्या है? जिस तरह हमारे भारत में जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया उन्हें हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं, और उनको और उनके परिवारजनों को जिस तरह से आरक्षण भारत में दिया जाता है, उसी तरह से बांग्लादेश में भी मुक्ति वाहिनी के लोगों को 30% आरक्षण दिया जाता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मुक्ति वाहिनी क्या है, हम इसके संदर्भ में भी थोड़ी चर्चा कर लें। जब हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ, उसके पहले ही हमारे देश का बंटवारा हो गया था और हमारे ही देश का एक हिस्सा पाकिस्तान के नाम से हमसे अलग हो गया था। उस पाकिस्तान के भी 2 हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान वही है जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं और पश्चिमी पाकिस्तान वही है जिसे आज हम पाकिस्तान के रूप में जानते हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाकर एक पाकिस्तान बना था। पूर्वी पाकिस्तान में चूँकि अधिकांश वहाँ के निवासी बांग्ला भाषा का उपयोग करते थे और पश्चिमी पाकिस्तान में हालांकि उर्दू वहाँ भी नहीं बोली जाती थी, वहाँ पंजाबी, सिंधी, पश्तून ऐसी अन्य भाषाएं वहाँ बोली जाती थी। परंतु जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो पाकिस्तान की जो अधिकृत भाषा है उसे उर्दू घोषित किया गया, जबकि वहाँ उर्दू बोलने वाले ना पश्चिमी पाकिस्तान में लोग थे और ना पूर्वी पाकिस्तान में लोग थे, क्योंकि भारत से जो लोग पाकिस्तान में पहुँचे वो लोग उर्दू बोलना जानते थे और उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान की नींव रखी थी। आप सबको उस
इतिहास के बारे में जानकारी होगी कि पाकिस्तान को बनाने में भारत में रहने वाले मुसलमानों की बहुत बड़ी भूमिका थी और जिन्ना उसके नेता थे। जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने ये मांग रखी कि हमारे बंगला भाषा को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा बनाया जाए, तो जिन्ना ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। जिन्ना एक बार ढाका गए और वहाँ उन्होंने खुले मन से इस बात का ऐलान किया कि पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा केवल उर्दू रहेगी। इस कारण से जो भाषा से शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे वहाँ बढ़ता गया और अंत में 1956 में पाकिस्तान ने उर्दू के साथ साथ बंगला भाषा को भी अपनी आधिकारिक भाषा में शामिल कर लिया गया। फिर 1956 के बाद से और 71 तक, या ये कहें कि जब से पाकिस्तान बना था तब से लेकर लगातार पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा होती रही, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ के लोग कदकाठी में सामान्य कदकाठी के थे और उनका रंग रूप भी काले या सांवले कलर के थे। इसलिए उन्हें कदकाठी और रंग रूप के कारण हमेशा पाकिस्तान में एक बहुत ही उनका मजाक बनाया जाता था। उन्हें बड़ी ही हिराकत भरी नज़रों से देखा जाता था और जितना भी बजट पाकिस्तान का था उसमें से पूर्वी पाकिस्तान को बहुत कम हिस्सा दिया जाता था। इस कारण पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में धीरे धीरे पाकिस्तान के खिलाफ असंतोष पनपने लगा और इस असंतोष का परिणाम 1970 के पाकिस्तान के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। जब पाकिस्तान में 1970 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें पूर्वी पाकिस्तान की जो आवामी लीग है, जिसके नेता शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी पार्टी ने 162 में से 160 सीटें जीत ली और बाकी जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहाँ की 138 सीटें थीं। कुल मिलाकर के शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को 300 में से 160 सीटें जीतने के कारण स्पष्ट बहुमत हासिल हो गया। परंतु पाकिस्तान के जो तत्कालीन राष्ट्रपति और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे भुट्टो, उन्हें ये फैसला नागवार गुजरा। जबकि बहुमत मुजीबुर रहमान के साथ था, वो स्पष्ट चुनाव जीत के आए थे, परंतु उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया और ये एक बहुत बड़ा कारण बांग्लादेश के अलग होने का बना, क्योंकि जिस पार्टी को बहुमत मिला उसे आकर उन्होंने सत्ता नहीं सौंपी। उसके कारण बांग्लादेश में काफ़ी विद्रोह हुआ और उस विद्रोह के कारण पाकिस्तान की सेना ने वहाँ जाके उस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया और केवल ना कुचला, वहाँ नरसंहार किया गया। लोग बताते हैं, आप सबने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि लगभग बांग्लादेश के 40 लाख लोगों का पाकिस्तान की सेना ने हत्या की। जब इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, इतना बड़ा नरसंहार हुआ, तो स्वाभाविक है कि वहाँ की स्थिति बिगड़ने थी और तब एक मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ। जिस मुक्ति वाहिनी को आज ये 30% आरक्षण के कारण जो आज ये पूरा विरोध आज बांग्लादेश को झेलना पड़ रहा है, ये वही मुक्ति वाहिनी थी जिसने बांग्लादेश को बनाने में बहुत ही महती भूमिका निभाई। हालांकि इस मुक्ति वाहिनी में जो भी बांग्लादेश के सैनिक काम करते थे, उन्होंने पाकिस्तान की सेना से मोर्चा लिया और उसको हमारी देश की सेना ने ट्रेंड भी किया था और समर्थन भी दिया था। इस कारण 1971 में पाकिस्तान की सेना को अंततोगत्ता सरेंडर करना पड़ा और पाकिस्तान के लगभग 90,000 से ऊपर सैनिक, जिन्हें हमने भारत में बुलाया, क्योंकि यदि वो बांग्लादेश में रहते तो उन्हें ये खतरा था कि उन सब लोगों की हत्या कर दी जाएगी, क्योंकि इसी पाकिस्तानी सेना ने वहाँ लाखों लोगों की हत्याएं की थी, लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। इसलिए इतना ज़बरदस्त आक्रोश था पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ कि तत्काल भारत को उन सारे सैनिकों को भारत लाना पड़ा और यहीं से हमने उन्हें फिर पाकिस्तान को सुपुर्द कर दिया गया। हालांकि लोग बताते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती भारत ने की। अगर भारत की सरकार उस समय चाहती
तो आज जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है उसे हम उस समय ले सकते थे, परंतु उस समय की जो तत्कालीन सरकार है उसने शायद ये उचित नहीं समझा होगा और उसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। आज भी कश्मीर में एक हिंसक आंदोलन चल रहा है, एक चरमपंथी आंदोलन चल रहा है। यदि ये समस्या को 1971 में ही सुलझा लिया गया होता तो शायद हमें आज ये स्थिति ना देखनी पड़ती। तो उस युद्ध में जो मुक्ति वाहिनी के लोगों ने भाग लिया उनको और उनके परिवारजनों को ये 30% आरक्षण बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में मिलता है। आज इसी आरक्षण का वहाँ विरोध हो रहा है, क्योंकि जब इसके बारे में विरोध हुआ तो शेख हसीना ने ही 2018 में इस आरक्षण को बंद कर दिया और अचानक इस आंदोलन के समर्थक जून में बांग्लादेश के उच्च न्यायालय में गए होंगे और वहाँ के उच्च न्यायालय ने एक जून में निर्णय दिया कि इस आरक्षण को हम पुनः बहाल करते हैं। जैसे ही उच्च न्यायालय का ये निर्णय आया वैसे ही देश में फिर से आरक्षण के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हुआ। पहले उस आरक्षण के आंदोलन को दबाने का बहुत प्रयास किया गया और धीरे धीरे वो आंदोलन और उग्र होता चला गया और हालांकि इसी जुलाई 2024 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को रद्द कर दिया और मुक्ति वाहिनी के परिवारजनों को जो 30% आरक्षण मिलता था उससे केवल 5% तक सीमित कर दिया गया। मगर इस बीच में इतनी हिंसा हुई कि वहाँ सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो गई, सैकड़ों लोग उस आंदोलन में मारे गए, कुछ पुलिसकर्मी भी मारे गए, कुछ सैनिक भी मारे गए, परंतु लगभग 300 से ऊपर आम जनता उस आंदोलन से हताहत हुई। इसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ के लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द कर दिया फिर भी अपना आंदोलन वापस नहीं लिया और उनकी एक ही मांग थी कि शेख हसीना इस्तीफ़ा दें और ये जो आंदोलनकारियों की मौतें हुई हैं उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। और ये आंदोलन धीरे धीरे इतना उग्र होता चला गया कि जब एक थाने में पूरे 17 या 13 पुलिस वालों की वहाँ के जनता ने हत्या कर दी तो पुलिस वालों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और धीरे धीरे सेना ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम आंदोलनकारियों पर बंदूक या गोली नहीं चला सकते। इसलिए वहाँ अराजकता की स्थिति बन गई और शेख हसीना को आज अपना देश छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। आज बांग्लादेश में जो अराजकता है उसके कारण हमारे देश पर भी ज़बरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि भारत से सटा हुआ ही बांग्लादेश है। हमारे देश की पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। इस कारण आज जो सबसे बड़ी समस्या हमारे भारत के सामने आने वाली है वो है घुसपैठियों की, क्योंकि आप सबको पता होगा कि बांग्लादेश में लगभग 8% हिंदू रहते हैं और उनकी संख्या लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ के बीच में है। आज वहाँ जो स्थिति बन रही है, वहाँ जो चरमपंथी संगठनों का वहाँ बोलबाला हो रहा है, क्योंकि इस आंदोलन के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो जमायत इस्लामी नामक संगठन का है। ये वही चरमपंथी संगठन है जिस पर शेख हसीना ने प्रतिबंध लगा के रखा था। आज वहाँ जमायत इस्लामी और वहाँ की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, इन दोनों ने मिलकर इस आंदोलन को हवा दी है और ये दोनों लोग मिलकर के चरमपंथ को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जमायत इस्लामी का तो मुख्य उद्देश्य यही है कि बांग्लादेश में एक इस्लामी शासन कायम किया जाए। क्योंकि शेख हसीना इस कट्टरवाद के बहुत खिलाफ थी। जमायत इस्लामी के लोगों को उन्होंने जेल में बंद कर दिया था और वो कभी भी कट्टरवाद का समर्थन नहीं करती थी, इसलिए वो भारत के साथ उनके संबंध बहुत मधुर थे। इसलिए अब जब वो सत्ता से हट गई हैं तो आज भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या इन घुसपैठियों की या जो पीड़ित हिंदू परिवार है वो आखिर जाएंगे कहाँ, वो आखिर भारत की ओर ही दौड़ेंगे, क्योंकि और कोई देश ऐसा नहीं है जो उन्हें शरण दे सके। दूसरा जो हमारे भारत देश पर ज़बरदस्त असर पड़ने वाला है वो आयात और निर्यात का है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत का बहुत सी चीज़ों में आयात और निर्यात है। ख़ास तौर से बांग्लादेश कपड़ों का हब बन गया था। वहाँ पर बड़े बड़े ब्रांडों के कपड़े तैयार होते थे, क्योंकि बांग्लादेश में जो मज़दूरी की दर है वो बहुत कम थी।
इस कारण से बांग्लादेश में एक जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी वो कपड़े की इंडस्ट्री थी। आज उस इंडस्ट्री पर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ रहा है। इससे भारत की वित्तीय स्थिति पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो है वो भारत देश में आज जो स्थिति बनने वाली है वो है कि हमारी जो सीमा की जो सुरक्षा है, आज बांग्लादेश बॉर्डर पर हमें कोई खतरा नहीं रहता था, ना तो बांग्लादेश की सेना और ना, क्योंकि वहाँ शेख हसीना ने उग्रवादी संगठनों को उभरने का मौका ही नहीं दिया। आज भारत की बांग्लादेश की सीमा पर बड़ी शांति रहती थी, और अगर यदि बांग्लादेश की सत्ता इन चरमपंथियों के हाथों में पहुंच जाती है तो हमारे लिए कि बॉर्डर और खुल जाने वाला है। इसके कारण से हमारा जिस बॉर्डर पर अभी शांति रहती थी, आज एक वो भी युद्ध का मोर्चा खुल जाएगा। इसलिए हमारे देश के सामने शांति के लिए बहुत बड़ा ये संकट खड़ा होने वाला है। 1.25 करोड़ अगर हिंदू भारत की ओर आएंगे तो हमें उन्हें बसाने पर भी हमारा सबसे बड़ा खर्चा होने वाला है, या उन्हें हमें शरण देने पर सबसे बड़ा खर्चा होने वाला है। सबसे बड़ी विडंबना जो आज हमें देखने को मिल रही है बांग्लादेश में, आप सब ने भी टीवी पर देखी होगी कि बांग्लादेश के जो संस्थापक हैं शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें वहाँ पर राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है। जिस तरह से हमारे देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है, इसी तरह शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त था। आज वहाँ जो हिंसक भीड़ है, आज वो राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को जगह जगह तोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है हमारे देश के उन लोगों को जो लोग इन चरमपंथी ताकतों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इसी तरह की चरमपंथी ताकतें हमारे भारत देश में भी आगे बढ़ी तो आने वाले समय में क्या वो महात्मा गांधी की मूर्तियों को नहीं तोड़ेंगे? क्या वो इंदिरा गांधी की मूर्तियों को नहीं तोड़ेंगे? क्या वो राजीव गांधी की मूर्तियों को नहीं तोड़ेंगे? क्या वो हमारे देश के राष्ट्रपतियों की मूर्तियों को नहीं तोड़ेंगे? क्या राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति नहीं टूटेगी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति नहीं टूटेगी? क्या मुलायम सिंह यादव की मूर्ति नहीं टूटेगी? क्योंकि जब ये अतिवादी लोग सरकार में या किसी भी देश पर कब्जा करते हैं तो उनके लिए ये राष्ट्र के जो महानायक हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती है। आपने ये सब दृश्य अफ़गानिस्तान में देखे होंगे, आपने ये सब दृश्य इराक में देखे होंगे, आपने ये सारे दृश्य ईरान में देखे होंगे। जहाँ जहाँ भी ये चरमपंथी लोग सत्ता में आते हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं। आज जब वहाँ उनकी मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, गिराई जा रही हैं, तो ये हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। इसलिए हमारे भारत देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर आज उन सबको एक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में यदि इन चरमपंथी ताकतों को इसी तरह खुली छूट दी गई या इसी तरह समर्थन किया गया तो आने वाला समय भारत के लिए, क्योंकि आज भारत चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है। बांग्लादेश का बॉर्डर ही बड़ा शांत था, वहाँ से हमारे संबंध बहुत मधुर थे। एक तरफ नेपाल है, वहाँ भी अशांति है। श्रीलंका है, वहाँ भी अशांति है। आज भारत चारों ओर खतरों से घिर गया है। इसलिए ज़रूरी है कि आज हमारे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सब राजनीतिक दलों को आपस में मिल बैठकर देश की एकता अखंडता के लिए एक मत होना बहुत ज़रूरी है। ये बांग्लादेश का जो घटनाक्रम है ये हमारे देश के लिए एक खतरे की घंटी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्षी दल और सत्ता पक्ष एक होकर, एक मत होकर काम करे, क्योंकि वर्तमान में भारत में जो स्थिति है, विपक्षी दल और सत्ता पक्ष के बीच में इस तरह की तलवारें खिंची हुई हैं जैसे लोग दुश्मन हों। एक दूसरे का भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को पार्लियामेंट में बोलने देने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह का प्रदर्शन देश के प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट में बोले और जिस तरह का प्रदर्शन विपक्षी दलों ने किया, ये हमारे देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसलिए बांग्लादेश का ये उदाहरण हमारे देश के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा लेकर आया है कि हम सब लोगों को राष्ट्रीय हितों पर एक होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।